Hello guys, welcome to Income Tax Gurukul. And as you know, we were studying about clubbing of income. We will proceed further. Today in this lecture, we are going to study about income arising to the spouse from an asset transfer without adequate consideration. And for the benefit of the spouse as well, these two topics will cover. So, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. The first thing that will come into play. Just a minute, please. Transfer of asset. Any asset that has been transferred, that we'll discuss first today. Other than house property, that asset should not be the house property. That first thing should be in the mind. If any asset that is not house property is transferred without adequate consideration to the spouse, it spouse means husband wife को करता है या wife husband को करते हैं, दोनों एक ही बात है. Without adequate consideration तो ट्रांसफर कर देता है. When an asset is transferred directly or indirectly to one, तो कोई भी इनकम अराइज होती है वो ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में अराइज होगी. कोई भी इनकम ऐड होगी. जैसे मान लो कि वन पर्सन मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड some shares of a company to his wife Mrs. A. So without any कंसिडरेशन, विदाउट एनी रिसिप्ट, कुछ पैसे उसने लिए नहीं, बस ऐसे ही शेयर उसने ट्रांसफर कर दिए अपनी वाइफ के नाम पे. तो जब शेयर से जो इनकम आने वाली है तो वो इनकम उसकी वाइफ के नाम पे ऐड ना होके उसके मिस्टर ए के हाथ में ऐड होगा. लेकिन वही है, जैसे केमिस्ट्री बाप है, एक्सेप्शंस का तो इनकम टैक्स एक्ट भी कुछ कम नहीं है. एक्सेप्शन तो होंगे ही किसी भी एक चीज के लिए, और जरूरी भी है. देखो, क्योंकि अगर आपने एक रूल बना दिया और जो प्रैक्टिकल लाइफ है आप उससे अगर वो रूल, आपका एक्ट मैच नहीं कर रहा तो फिर उस चीज की कोई फायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है. जैसे कि एक इसी केस में देख लो, अगर एक हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है दोनों अलग अलग रहने के लिए, उस टाइम पे अगर वो कुछ ट्रांसफर करता है तो कोई कंसिडरेशन तो नहीं लेगा ना. वो एक वाइफ उससे अलग हो रही है तो कोर्ट भी उसको ऑर्डर देता है कि आपको कुछ उसको पे करना पड़ेगा, तो कुछ एसेट देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो पैसे तो लेगा नहीं. तो उस केस में, जबकि ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि टैक्स बचाने के लिए चलो ठीक है डिवोर्स फाइल कर देते हैं और आपको मैं ये ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा, हमारा टैक्स बच जाएगा, तुम अलग रहने का डिवोर्स, ऐसा तो कोई भी करेगा नहीं. इस लेवल तक टैक्स बचाने की कोई सोच भी नहीं सकता. तो दैट इज द जेन्युइन केस. कहने का मतलब ये है कि वो बोनाफाइड एक एग्जांपल है जहां पे एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के, तो उस केस में हस्बैंड की इनकम हस्बैंड की रहेगी, वाइफ की इनकम वाइफ की रहेगी. होप करता हूँ आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. जो पहले वाला हमने पढ़ा उसमें ट्रांसफर ऑफ एसेट पढ़ा, और वो एसेट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी. लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस के नाम पे, और वो भी उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं करता है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफर है वो डीम टू बी द ओनर, जो ट्रांसफर रहेगा ना उसको ओनर मान लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का. जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो सेक्शन 27 इसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि डीम्ड ओनर का प्रोविजन. जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे. लेकिन यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ के नाम पे और उसके लिए कोई उसने एडवोकेट कंसिडरेशन ली नहीं है. देखो, जब कंसिडरेशन ही एडवोकेट ले ली उसने, पूरी जितना पैसा उसको चाहिए था, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा मिल गया, तो मतलब उसमें टैक्स प्लानिंग तो कुछ हुई नहीं ना. तो ये जहां पे बिना अगर कंसिडरेशन के वो पे करता है तो ट्रांसफरर को ही उसका ओनर मान लिया जाएगा, और उस ओनर को एनुअल वैल्यू उस ओनर के हाथ में, यानी ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स किए जाएंगे. तो सेक्शन 27 बताता है. इसका भी वही है, एक रूल वही है, इसका भी अपवाद है, इसका भी एक्सेप्शन है. ये अप्लाई नहीं होगा जब एक एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, तो वो अप्लाई नहीं होगा. ऊपर वाले में भी एक एक्सेप्शन था कि जब एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है और ट्रांसफर फॉर एडवोकेट, जब कंसिडरेशन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कंसिडरेशन ही एडवोकेट है, जब पूरा जितना पैसा उसको चाहिए था, जितनी घर की वैल्यू उतने पैसे मिल गए, तो फिर किसी भी केस में वो कहीं पे भी आप ट्रांसफर करो, जब वो मिल गए तो फिर आपको क्लब करने की जरूरत नहीं है. चलो उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी ऐसे ट्रांसफर करते हैं जहां पे विदाउट, अगर मान लो आपने एक ऐसे ट्रांसफर कर दिया, जस्ट सपोज you have transferred some money,
मनी भी तो एक एसेट है ना। और वो पैसे ट्रांसफर करके उसने क्या किया, आपके स्पाउस ने एक सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिया, एक एफडी करा दी, या फिर कुछ उसने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से जो पैसे आए, ठीक है, उन पैसों को दोबारा से उसने री इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। री इन्वेस्ट करने पर वहां से भी कुछ इनकम आएगी, तो क्या वो इनकम भी मतलब क्लब की जाएगी? जो पहले वाली इनकम तो क्लब होगी, क्या दूसरे वाली इनकम को भी, जो उसकी जो वैल्यू आई है उससे भी क्या इनकम क्लब होगी? वो केस में नहीं। तो वही इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी इनकम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट क्लब इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। जो ट्रांसफर्ड एसेट के एक्रीशन के बाद जो इनकम आती है उसको हम इनकम में, इनकम अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर एसेट हैज टू अलो, जो ट्रांसफर एसेट से जो इनकम आती है, जैसे कि मान लो कि आपने एक पीस ऑफ लैंड मान लो आपने उसको दे दिया, और पीस ऑफ लैंड की रेंटल इनकम आ रही है, तो रेंटल इनकम डेफिनेटली जो ट्रांसफर है उसके हाथ में ट्रांसफर क्लब होगी, उसके हाथ में टैक्स होगी। लेकिन जो रेंटल इनकम आने के बाद उसने रेंटल इनकम को एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, जो उसकी स्पाउस थी, उसने स्पाउस ने, उसकी वाइफ ने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर, एफडी से भी इंटरेस्ट आएगा, क्या वो इंटरेस्ट भी नहीं? ये जो सेकंड लेवल पे आप जा रहे हो वो क्लब नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लेवल वाला ही क्लब किया जाएगा। द इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टिंग सच इनकम अराइजिंग कैन नॉट बी क्लब। जो क्लबिंग होगी वो सिर्फ फर्स्ट लेवल पे होगी, सेकंड लेवल पे उसको क्लब नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात आती है कि सर आप तो एडुकेट ट्रांसफर बोल रहे हो, अब मैं अपनी वाइफ को कुछ देता हूँ आउट ऑफ लव, क्या उसकी कोई मोल है, क्या उसकी कोई वैल्यू है? तब डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट सीधा सीधा बोलता है, बेटा जो आपका नेचुरल लव है वो ठीक है, जो अफेक्शन है वो भी ठीक है, लेकिन वो एडवोकेट कंसिडरेशन को कंस्टिट्यूट नहीं करते, वो एडुकेट कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होते। तो आप कल को जाके ऐसे नहीं बोल सकते सर मैंने अपने वाइफ से इतना लव करता हूँ, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड से इतना लव करती है और इतना अफेक्शन है तो उसने एडुकेट कंसिडरेशन लेगा, उसका कोई तो मोल ही नहीं है, तो अनमोल है। तो भाई हमें मोल वाली ही चाहिए, अनमोल चीज़ों को नहीं चाहिए। तो एडुकेट कंसिडरेशन के अंदर लव एंड अफेक्शन नहीं आते। जब भी कोई ट्रांसफर किया जाता है एसेट को विदाउट एनी प्रॉपर जो एडिकेट कंसिडरेशन है, तो इस इनकम की, एसेट की इनकम क्लब कर दी जाएगी इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के हैंड में वो इनकम ऐड हो जाएगी। उस चीज से कोई ये नहीं कि आप लव एंड अफेक्शन देके बोलोगे, नहीं, ये इनकम उसके हाथ में आएगी। चलो उसके बाद आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इन ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे तो उस एसेट को, एसेट तो मिल गया, और देखो मान लो कि 1 मिनट के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कुछ पीस ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दे फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आएगा। किसी वाइफ ने अपनी पीस ऑफ लैंड उस वाइफ के नाम पे थी, उसने विदाउट एनी कंसिडरेशन हस्बैंड को वो पीस ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दिया। और उस हस्बैंड ने क्या किया, भाई साहब ने, उस हस्बैंड ने क्या किया, उस पीस ऑफ लैंड को कोई रेंट पे नहीं चढ़ाया या फिर किधर कुछ उसको बाकी इनकम नहीं, उसने उसके ऑफिस पर्पज के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो उस केस में कैसे हम टैक्स करेंगे? उस केस में क्या क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? तो उसके लिए ये है कि जब भी कोई एसेट, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई, इसका एग्जांपल भी करेंगे, एक बार जस्ट आप एक थ्योरी से पढ़ लो, आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए, लेकिन जब एग्जांपल करोगे तो पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके पूरे जो क्यूरीज रहेंगे उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो कोई भी एसेट को ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाय एन इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है, और वो इन्वेस्ट किया जाता है ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया गया है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो प्रपोर्शनेट इनकम है उसकी वजह से जो प्रपोर्शनेट इनकम अराइज होती है, किसको अराइज होती है? क्योंकि ट्रांसफर ही ने किया है ना। तो सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर की टोटल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा बिजनेस में जो प्रपोर्शनेट। इफ सच इनकम अगर कंट्रीब्यूशन कर दिया कि कैपिटल के फॉर्म में, मान लो कि वाइफ ने हस्बैंड को कैश दे दिया और वो कैश उसने कैपिटल के फॉर्म में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो प्रपोर्शनेट कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा ट्रांसफरी को, ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द फर्म, विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर की इनकम में उसको क्लब कर देंगे। तो अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करो या फिर डायरेक्ट आपको कोई इनकम आ रही है, तो अगर वो क्लबिंग का प्रोविजन को अप्रूव कर रही है तो मतलब वो उसके हाथ में ही टैक्स होगा।
और यहाँ पे एक तरीका बताया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय वे ऑफ कैसे इसको पूरा अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे, इसको एक बार आप पढ़ लो इसको, हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है, तो देखो आराम से एक बार एग्जाम्पल को पूरा समझो, एक बार उसकी क्या थ्योरी है एक बार उसको देखो, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आपको अपने आप ही जो मैंने आपको बताया अभी उसके हिसाब से ही आपको आंसर मिल जाएगा। एक मिस्टर राहुल है, उसने एक प्रोप्राइटरी बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को, और उसने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, उसने 6 लाख। ठीक है, उसको लॉस हो गया भाई साहब को, कितने का लॉस हो गया, 3 लाख का हो गया। किस कौन से साल में, उसी 2021 में, जिस साल शुरू किया उसी में 3 लाख का लॉस हो गया। तो अब फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई, तो उसकी वाइफ मिसेज राधा, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने गिफ्ट कर दिया रुपए कितने, 7 लाख। 7 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए अपने हस्बैंड को, और अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं आएगा, जो 56 वाला जो पार्ट है वो भी नहीं आएगा। कब किया, 1 अप्रैल 2021 को, एक साल बाद उसने, जब उसको लॉस हो गया 3 लाख का, तो उसकी वाइफ ने सोचा चलो मैं ठीक है अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ, और उसको 7 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। और जो 7 लाख रुपए वो इमीडिएटली राहुल ने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस में लगा दिए राहुल ने। और फिर उसका फायदा क्या हुआ कि राहुल को प्रॉफिट हो गया, कितने का, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो 3 लाख का लॉस हो रहा था पहले साल में, तो दूसरे साल में उसको 5 लाख का फायदा हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि जो असेसमेंट है 22-23 फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसके अंदर कितनी इनकम मिसेज राधा के हाथ में क्लब होगी कि भी नहीं। और अगर ये मिसेज राधा ने ये अमाउंट लोन दी होती, एज ए गिफ्ट ना दी होती, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग की कितने, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसने अपनी वाइफ ने अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट दिया, कोई एडुकेट कंसिडरेशन तो थी नहीं, मतलब उसको कुछ वापस तो मिला नहीं, उसने सिर्फ 7 लाख रुपए दे दिए। तो हमारे जो सेक्शन 64 है इसके हिसाब से कोई भी स्पाउस, इंडिविजुअल अपने स्पाउस को अगर कोई भी गिफ्ट देता है या फिर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन के, तो वो क्लबिंग मान ली जाएगी, उसमें क्लबिंग कर दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्लबिंग के प्रोविजन तो यहाँ पे सारे लगते हैं, जो भी कंडीशन चाहिए, टर्म एंड कंडीशन है वो सब अप्रूव होते हैं। तो अब कैसे हम इसको कैलकुलेट करना वो देखते हैं। देखो यह इसकी थ्योरी में बताया गया है कि इनकम टैक्स हमेशा ये बताता है कि जो क्लबिंग ऑफ इनकम है इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल होगी। इस केस में राहुल ने गिफ्ट लिया 7 लाख रुपए का, ठीक है, अपनी वाइफ से, विच इज इन्वेस्टेड इन द कैपिटल में लगा दिया। तो मिसेज राधा के हाथ में इनकम कैसे क्लबिंग होगी वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो राहुल की कैपिटल कितनी है भाई, 3 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2021 को 3 लाख कैसे है भाई, 6 लाख की तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी शुरू में, 3 लाख का लॉस हो गया था, तो बची कितनी थी, 3 ही लाख तो बची थी ना साल के शुरू में। ठीक है, 3 लाख ये समझ में आ गया। और राधा की कैपिटल कितनी आ गई, क्योंकि राधा ने 7 लाख रुपए दिए तो राधा की ही कैपिटल मानी जाएगी, तो टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए। अब उसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे बताया ना नेक्स्ट ईयर उसको प्रॉफिट हो कितने का, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 5 लाख के प्रॉफिट में उसको कैपिटल के रेशो में उसको डिवाइड करेंगे। कैपिटल का रेशो कितना है, राहुल का 3 है और राधा का कितना है, 7। तो राधा का और राहुल का तो 3:7 हो गया। इसमें डिवाइड करेंगे 5 लाख को, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है 5 लाख, उसको डिवाइड किया 5 लाख को, तो 3.5 लाख तो इसके हाथ में आएंगे राधा के, और 1.5 किसके हाथ में आएंगे, राहुल के। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम टू बी क्लब इन द हैंड ऑफ मिसेज राधा इज 3,50,000। वो 3,50,000 की जो 5 लाख की टोटल इनकम हुई, उस 5 लाख की टोटल इनकम में सारी की सारी इनकम राहुल की नहीं है, तो किसकी है, कुछ राधा की भी है। और राधा की कितनी है, 3.5 लाख। जो इनकम क्लब हुई इन द हैंड ऑफ मिसेज राधा वो 3.5 लाख है। ठीक है, क्योंकि उसने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन उसने वो उसको एसेट दिया था। अगर राधा ने लोन दिया होता 7 लाख का, वो एक बोनाफाइड लोन है, मतलब जेन्युइनली उसने लोन दिया है, तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं आएंगे, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो राधा के नाम पे आएगा, क्योंकि आपने लोन दिया तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका लोन का। तो जिस इंटरेस्ट पे आपने लोन दिया है, तो जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो राधा के नाम पे क्लब होगी। वो राधा के नाम पे क्लब नहीं होगी, राधा की ही इनकम है, और राहुल के नाम पे क्लब नहीं होगी और राधा की इनकम रहेगी। यहाँ पे देखो वाइफ ने इनकम दी है, तो वाइफ ने ऐसे ट्रांसफर किया है, तो वाइफ के नाम पे क्लब हो गया। अगर हस्बैंड ने किया होता तो हस्बैंड के नाम पे। स्पाउस में कौन भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन होना चाहिए। और इस प्रोविजन से मैंने बताया था जो 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, वो भी नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं आएगा राहुल के हाथ में, क्योंकि उसने पैसा रिसीव किया 50 लाख से विदाउट कंसिडरेशन
फ्रॉम रिलेटिव, और रिलेटिव वाइफ तो रिलेटिव होती है, तो वो तो उसमें वो भी प्रोविजंस इनिशिएट नहीं होंगे। तो अभी इसका एक लास्ट हम एक चैप्टर करते हैं, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, उसमें पूरा आपको, अगर कई बार हम क्या करते हैं, बहुत तिकड़ लगाते हैं। देखो इंसान की सोच है ना, कैसे न कैसे करके टैक्स बचाने, पैसा बचाना, इंसान को पैसा कमाना है, पूरा टैक्स नहीं देना हमें। तो डिपार्टमेंट भी क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी लूप होल्स, अब भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, और उसको हमेशा लूप होल्स को फिक्स करने की कोशिश करता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी ट्रांसफर कर देता है एसेट को किसी पर्सन को और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, और ये कहा गया कि मैं आपको ये एसेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये एसेट का जो बेनिफिट आएगा वो मेरी वाइफ के नाम पे आना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड थी, ठीक है, पीस ऑफ लैंड हो गई, और उसमें मैंने किसी किसी एक इंडिविजुअल को, ये XYZ किसी मुझसे रिलेटेड भी नहीं है, मैंने उसको वो ट्रांसफर कर दी पीस ऑफ लैंड। और उसको कहा कि एग्रीकल्चर लैंड थी, मान लो मैं ट्रांसफर कर दी, उसको कहा कि आप करो इसको एग्रीकल्चर, मुझे कुछ भी इसकी इनकम नहीं चाहिए, लेकिन हर साल आप एक काम करना, मेरी वाइफ को एक 10 क्विंटल वीट दे देना, हमें 10 क्विंटल वीट चाहिए, और मुझे मत देना, मेरी वाइफ को दे देना। तो मतलब देखो, मैंने लैंड तो ट्रांसफर कर दी, और बिना किसी एडवोकेट कंसल्ट ऐसे ही दे दी, मैंने किसी को भी दे दी, रिलेटेड भी नहीं है, किसी पर्सन का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे दी, लेकिन उसके बदले में मैंने भी कुछ लिया भी नहीं, मैंने भी कुछ नहीं लिया, ठीक है भाई, कुछ नहीं ले रहा मैं, तो मेरी तो कोई इनकम हुई नहीं, लेकिन मैंने तो आपको फ्री में ही दे दिया। तो लेकिन उसी टाइम पे ये कहते हैं कि भाई आप मेरी वाइफ को कुछ 10 क्विंटल हर साल वीट दे देना, तो मेरी जो, मैंने ऐसे फ्री में नहीं दिया उसको, वो मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, और वो ले रहा हूँ कैसे, मैं नहीं ले रहा, अपनी वाइफ को दिला रहा हूँ। तो मतलब बेनिफिट किसको, इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, डेफर्ड बेनिफिट स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो उस केस में भी डिपार्टमेंट ने कहा कि बेटा जो बेनिफिट आप ले रहे हो वो भी आपके नाम पे, जो 10 क्विंटल जो वीट है उसका जो रेट है उसके हिसाब से इनकम आपके नाम पे ऐड होगी, और वो इनकम को क्लब कर दिया जाएगा आपके नाम पर, जो पर्सन ने अपनी एसेट को ट्रांसफर किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन और एडुकेट कंसिडरेशन। तो दोस्तों यहाँ तक अगर कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखना।